सो फ्रेंड्स, कुछ अर्से पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको जाके आप देख सकते हैं। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक मिली थी। सारी की आई वुड से 95% पॉजिटिव फीडबैक थी। कुछ पीछे में मतलब डायरेक्ट फीडबैक तो मुझे नहीं मिली थी ये वाली नेगेटिव वाली, लेकिन कुछ फीडबैक्स मुझे मिली थी नेगेटिव, और उसमें सिर्फ एक बात थी कि हमें मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, या फिर हमको आगे का इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो फॉर सम रीज़न हो ही जाती हैं, और हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल से मेरे जो चैनल के ऊपर लोग हैं वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपकी वीडियोज़ को प्रमोट करता है, तो नए-नए लोगों को मिलती हैं इस तरह की चीज़ें सुनने को। तो अगर इस तरह की वीडियो कोई नया बंदा देख रहा होगा तो उसके लिए शायद काम आ जाए, और रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। जो लोग एग्जिस्टिंग हैं वो अगर देख रहे हैं उसको, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं उस तरह के जो माइंडसेट है लोगों के, उसके लिए। तो पॉइंट मेरा ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट्स ज़रूरी नहीं है। मतलब जो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है, उनको मेरे ख्याल से आज इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, और आपके पैसे रस्टिक हो जाते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है। मैं उसकी एग्जांपल्स दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो इस माइंडसेट से निकल जाना चाहिए कि ये जो वेल्थ बिल्डिंग का माइंडसेट है ये मटीरियलिस्टिक है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त, या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी मटीरियलिस्टिक है इन दैट केस, क्योंकि आप उसके अंदर पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमाने को हमेशा एक टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है, और ख़ास तौर पे अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पैसे कमा रहा है। जबकि आप ये नहीं देखते कि कोई भी मैं अगर अपनी कंपनी का नाम लिए बगैर उस कंपनी की बात करूं जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, उस कंपनी में जो लोग ये कह रहे हैं कि आपको मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, तो भाई आप भी जो काम कर रहे हैं वो भी मटीरियलिस्टिक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अगर उस कंपनी के अंदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, उसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं उसका शेयर होल्डर बन जाता हूँ, और आप बीइंग एन एम्प्लॉई उस कंपनी के उस शेयर होल्डर को खुश करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो दोनों तरह से काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्प्लॉई सही है या शेयर होल्डर सही है, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहना कि जो बंदा काम कर रहा है वो मटीरियलिस्टिक नहीं है, और जो शेयर होल्डर है वो मटीरियलिस्टिक है, ये बिल्कुल गलत होगा। मेरे ख्याल से आपको इस पॉइंट पर पहुंच जाना चाहिए जहां पर आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी के अंदर शेयर होल्डर बनने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉई। एम्प्लॉय, अगेन मैं कहता हूँ, एम्प्लॉय होना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आपके पास एक स्टेप होना चाहिए, एक स्टेप टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से बीइंग अ शेयर होल्डर आती है, या बीइंग अ बिजनेस ओनर आती है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो लोग ये सोचते रहते हैं कि हमको इस वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस में नहीं जाना, उनके लिए मैं ये बता दूं कि आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप कंपाउंडिंग में पार्ट नहीं प्ले कर रहे। मैंने अभी एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी, और उस कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर मैंने कहा कि आपको एक एक इलस्ट्रेशन में दे दूं कि अगर कोई बंदा यहाँ पर यूएई में रह रहा है, और यूएई में रहते हुए 20 ईयर्स हो गए हैं, जबकि लेट्स से लोग कहेंगे 20 ईयर्स का बहुत लंबा पीरियड होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं अभी ऑलमोस्ट कोई 15 ईयर्स से रह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक यहाँ पर रह लेते हैं, और यहाँ पर यूएई में ना भी रह रहे हो, अगर आप यहाँ से चले भी जाते हैं, या आप किसी भी मुल्क में रह रहे हो, ये कोई यूएई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, आप कहीं भी रह रहे हो और आप मूव करते रहते हो, लेकिन अपनी कंपाउंडिंग को आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था कि अगर कोई बंदा 20 साल तक कंपाउंडिंग करता है, या यूएई में रहता है या नहीं रहता है, इन एनी केस 1000 दिरहम, सिर्फ 1000 दिरहम महीने के इन्वेस्ट करता है फॉर अ रिटर्न ऑफ लेट्स से 8%। जबकि ये रिटर्न 8% बहुत मैनेजेबल है। इससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करते हैं। एनुलाइज की बात कर रहा हूँ मैं, 8% से ज़्यादा के रिटर्न मिल सकते हैं। सिर्फ 1000 दिरहम्स आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब उसका गोल कोई भी हो सकता है, आपके बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, आपका घर हो सकता है। आप सोचें कि आज से 20 साल बाद मुझको एक और एक्स्ट्रा घर चाहिए जो कि रेंटल पे दे सकूं, या एक और मुझे अपने रहने के लिए घर चाहिए, या वट एवर द रीज़न इज़। लेकिन 20 साल की, या आपका रिटायरमेंट का पॉट हो सकता है। तो 20 साल बाद आपके अगर 1000 दिरहम्स इन्वेस्ट होते रहते, तो वो कितने हो सकते थे अगर 8% का रिटर्न मिलता? तो 20 साल बाद जो एक्चुअल में आपने इन्वेस्ट किए होते पैसे, वो 2,40,000 दिरहम होते। और अगर आपने इसी चीज़ को 8% के रिटर्न से इन्वेस्ट किया होता, तो वही चीज़ 549,000 दिरहम होती। और एक और मैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर ये 549,000 दिरहम्स आपको जब मिल रहे हैं, जब आप एनुअली री इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं एनुअल बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप मंथली पे लेकर आ जाएं, तो मंथली आपका 589,000 दिरहम्स बन जाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ
एनुअल से मंथली पे लेके आने के ऊपर आपको ऑलमोस्ट कोई आई वुड से तकरीबन कोई 40,000 दिरहम का फ़ायदा हो रहा है उसके अंदर। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड अगर आप इस माइंडसेट में रहते हैं कि हमें पैसे ही नहीं इन्वेस्ट करने हैं, और उसके ऊपर मैं आता हूँ कि लोग क्यों नहीं करते इन्वेस्ट, और हमें जो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बताया यहाँ पर इतनी छोटी-सी अमाउंट है, और अगर छोटी-सी अमाउंट, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1000 दिरहम उनके लिए कोई मसला नहीं है, और 1000 दिरहम मसला नहीं है तो मसला है, तो आप 500 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 200 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हैं, जिस भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। शुरू में आपको लगता है कि बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, लेकिन जब ये एक स्नोबॉल बनता है ना, और बाय द वे किसने कहा है कि आपका 1000 दिरहम ही रहेगा थ्रू आउट दिस 20 ईयर्स में? मे बी आप उसके पैसे बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, मे बी आपकी इनकम बढ़ सकती है। और इस पे मैं मल्टीपल टाइम बात करता रहता हूँ कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता है, जैसे जैसे आप पैसे कमा रहे होते हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल एक सेट लेवल के ऊपर इंक्रीज़ करनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपने आज सर्टेन नंबर ऑफ सैलरी मिल रही है, और उसके बाद जब आपकी सैलरी आज से 10 साल बाद फॉर सम रीज़न लेट्स से 30% बढ़ चुकी हो, तो आपका लाइफ़स्टाइल जो जो इन्फ्लेशन एडेड कंपोनेंट है उसके अंदर, जो आपके खर्चे हैं, वो भी 30% बढ़ चुके हों। तो ये आपको किसी तरह से मैनेज करना है कि आपकी सैलरी और आपके जो जो एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस ना आए, एज़ मच एज़ यू ग्रो। अच्छा, उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ने लगती हैं। अगर आप इसी प्रोसेस पे चलते रहते हैं, और ये मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल दी है, इसके अंदर बहुत मतलब एक्सट्रीम केसेस के ऊपर भी आप जा सकते हैं, और अपने आप को जैसे फायर की मूवमेंट है, ऑल्दो कि फायर फायर की मूवमेंट का मैं इतना प्रोपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन फायर की मूवमेंट है, उसके अंदर लोग मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं, कम से कम खर्चा करते हैं, और उसके बाद अपनी जो सेविंग है उसको मैक्सिमाइज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं। लेकिन मैं उस पर जाए बगैर, जो रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी, वो आपकी किस तरह से बढ़ती हैं? आपको कुछ अरसे बाद एक एम्पावरमेंट आएगी कि आप जो आपकी जॉब है, अगर ये आप इससे इससे लेट्स से ले ऑफ होता है या छोड़ना पड़ती है किसी वजह से, तो भी आप किसी तरह से मिटिगेट कर सकते हैं अपने खर्चे। मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ जो ख़ास तौर पे जो इंडियंस हैं, वो उनको ये पता है कि अगर उनकी जॉब चली भी जाती है और अगर उनको इंडिया वापस जाना पड़ता है, तो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट डे टू डे एक्सपेंसेस। लेकिन बहुत सारे इवन इंडियन और इवन पाकिस्तानीज़ ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि आज उनकी जॉब जाती है तो पाकिस्तान में भी जो खर्चे चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएँगे, और पाकिस्तान में जाके रहना पड़ गया तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को मिटिगेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं मल्टीपल टाइम्स बात तो करता रहता हूँ, लेकिन मेरे पास जो 2-3 टूल्स हैं जिनके थ्रू मैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। ऑल्दो कि मैं पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ की क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूँ। फिक्स लेट्स से यहाँ पर नेशनल बॉन्ड है या रोशन डिजिटल अकाउंट है पाकिस्तान के अंदर, उनमें इन्वेस्ट करता हूँ। ये एक अलग टॉपिक है कंप्लीटली, लेकिन अगर आपको इन किसी भी टूल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, अपना अकाउंट बनाना है, तो मेरा रेफरल लिंक नीचे मौजूद है। उनके थ्रू आप जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और सरवा के अंदर लेट्स से $50 का रेफरल बोनस मिल जाएगा, बराका के अंदर अप टू $25 का, और इसी तरह से जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं, स्मार्ट क्राउड हो गया, या और दूसरी जो डोमेन्स हैं, उसके अंदर आपको 200-250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें कंबाइन टुगेदर मैं उनके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, और उसके थ्रू एक अच्छा रिटर्न बना लेता हूँ। अब ये पॉइंट मसला ये होता है कि जब आपका जैसे मैंने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी होनी चाहिए। आप हर चीज़ एक चीज़ में नहीं डाल सकते, आपको डाइवर्सिफाइड होना है। अगेन, ये टॉपिक नहीं है इस वीडियो का जिसमें मैं इस तरह की बात करूं, क्योंकि मैंने मल्टीपल वीडियोस, ऑलमोस्ट 650 वीडियोस मेरे इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, तो उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। मैंने इसमें कार्ड्स में भी लगा दिए, इन चीज़ों पर मैं बात करता रहता हूँ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है इन्फ्लेशन हेज। इन्फ्लेशन हेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेगुलर जो लोग जॉब करते हैं उनको नहीं समझ में आता। लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि यार ठीक है, कंप्लेन करना सही है, आपको अपनी सैलरी बढ़ाना सही है, सैलरी इंप्रूव होनी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन
अज़्यूम करते हैं 2 केसेस मेरे पास 2 यूएई के स्कूल्स का डेटा मौजूद है। मैंने नाम बताए बगैर उन स्कूल्स का सिर्फ फ़ीस स्ट्रक्चर शो करूँगा। एक स्कूल की फ़ीस इस तरह से आ रही है कि एफएस 1 एफएस 2 के अंदर 20,290 दिरहम से स्टार्ट हो रहा है और ईयर 13 के अंदर उसकी जो फ़ीस जा रही है वो 24,500 दिरहम्स जा रही है। तो तकरीबन कोई 4,000 5,000 दिरहम का डिफरेंस आ रहा है, 4,000 दिरहम का डिफरेंस आ रहा है ऑलमोस्ट इसकी फ्रॉम द एफएस 1 टू ईयर 13। तो आप इमेजिन कर सकते हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम है यूएई का। आप इस चार्ट की बेसिस के ऊपर अपना प्रोग्रेस डिफाइन कर सकते हैं कि अगले 13 साल तक या 12 साल तक जो आपके बच्चों में की स्कूल फीस में इंक्रीज आना है वो कितना आना है, वो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सेगमेंटल इन्फ्लेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुल्क की इन्फ्लेशन है, लेट्स से यहाँ पर यूएई में कहते हैं कि 4% है, 5% है, 3%, व्हाटएवर द नंबर इज़, लेकिन अगर आपकी सेगमेंटल इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा है या इससे कम है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये इससे कम होगी क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्टीप इंक्रीज़ नहीं है। जो हर साल पैसे बढ़ते हैं आपके ईयर ग्रुप के, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ हर 2 साल 3 साल बाद अलग से भी पैसे बढ़ते हैं जो कि केएचडीए अप्रूव करता है और वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्कूल एडजस्ट करता है उन पैसों को इस फीस के अंदर। वो एक अलग इंक्रीमेंट है और वो इन्फ्लेशन भी है अपनी जगह पर। लेकिन ये आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा है कि यहाँ पर कितने इंक्रीज़ हुए हैं। एक और स्कूल देखते हैं, वहाँ पर मैंने देखा कि एफएस 1 एफएस 2 के अंदर तो 23,000 फीस है और ईयर 12 टू 13 के अंदर 43,000 दिरहम फीस है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल के करीब का फ़र्क पड़ रहा है एफएस 1 से लेके ईयर 13 तक। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म के स्कूल में आप जा रहे हैं या भेज रहे हैं बच्चों को, और उसके हिसाब से आपको अपनी कैलकुलेशन करनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दिस थोड़ी सी इन्फ्लेशन आएगी आपकी, जो कि स्कूल्स खुद अप्लाई करते हैं, केएचडी अप्रूव करता है उनकी फ़ीस बढ़ाने के लिए डिपेंडिंग ऑन देयर रेटिंग, जो कि हर साल रेटिंग होती है। फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता क्योंकि दिरहम्स के अंदर पे कर रहे हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पर तो स्कूल कोई रेगुलेशंस है नहीं, तो उसकी वजह से जिसका दिल चाहता है उतनी फ़ीस बढ़ा सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अप्रूवल प्रॉपर होनी चाहिए जब भी फ़ीस बढ़ती है। तो इसी तरह से रेंटल की इन्फ्लेशन है या प्रॉपर्टी की मॉर्गेज की इन्फ्लेशन है या इस तरह की जो इन्फ्लेशन है, ये आपको खुद पता होंगी कि आपकी किस तरह से आ सकती है। दुबई दुबई में रहते हुए मैंने डाउन टर्न्स भी देखे हैं, मैंने जो इंक्रीज़ हो रही है मार्केट वो भी देखी है। तो दोनों तरह की मार्केट्स हो सकती हैं। जब मैंने देखा है लोगों को, जब पैसे नीचे जा रहे होते हैं, रेंट्स नीचे जा रहे होते हैं, तो वो अपने और ख़र्चे बढ़ा लेते हैं। मैंने खुद अपने अपार्टमेंट के अंदर एक टाइम पर 86,000 से रेंट स्टार्ट हुआ था और 52,000 पे चला गया था, और इसी तरह से अब वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसलिए ये चीज़ तो आप कह ही नहीं सकते कि जब आपके पैसे रेंट के पैसे कम हो रहे हैं तो आप वो पैसे कहीं और यूज़ करना शुरू कर दें। मैं उन पैसों को लाज़मी कहीं और इन्वेस्ट करता था। तो ये चीज़ें आपको भी पता होना चाहिए। अब बात करें जो आपकी फाइनेंशियल्स जो इन्फ्लेशन हेज के अंदर ही जो आपकी जो जॉब है उसके अंदर आप मांगते हैं इंक्रीमेंट्स। अब वो इंक्रीमेंट्स आप मांगते हुए ये नहीं सोचते कि आपने अगर वो पैसे ऑलरेडी जो इन्वेस्ट किए होते हैं वो रादर देन आपकी जो जो इंक्रीमेंट आप उसके लिए 5% के लिए भागते फिरें पीछे मैनेजर के। अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही है, होना चाहिए इंक्रीमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। और अगर 5% इंक्रीज होता भी है तो क्या उखाड़ लेगा वो इंक्रीमेंट। तो अगर आपका ये जो इन्वेस्टमेंट्स का पोर्शन है वो उसको फंड करना शुरू कर दे, जैसे मैंने पहले भी बोला था, मल्टीपल वीडियोस में बोलता रहता हूँ मैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने यूटिलिटी बिल्स को पहले टारगेट करना चाहिए और उसके बाद किसी और चीज़ को, स्कूल की फ़ीस को या रेंटल को टारगेट करना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई मीन जो लोग कहते हैं कि ये मटीरियलिस्टिक थिंग है या ये गलत चीज़ है, पैसों के पीछे भागना, तो भाई आपकी इंडिपेंडेंस इसी के थ्रू आती है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं करूँगा, अगर मैं साइड हसल्स नहीं करूँगा, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जॉब पे रिलाय करते हुए पूरी ज़िंदगी उसी में गुज़ार दूँगा। हर सूरत में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। वो अगेन मैंने पहले भी बात की थी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है आपको। आप एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जब आपके पास, आपको पता है कि बैक ऑफ द माइंड आप अपना किचन चला लेंगे। बाकी के जो बड़े खर्चे हैं वो देखेंगे कैसे करना है, लेकिन एटलीस्ट आप अपना किचन चला लेंगे। ये लेवल अगर आ जाए किसी के पास, ये
एबिलिटी आ जाए कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू किचन चला ले, और वो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर मैं किसी भी नॉर्मल बंदे को देखूं जो यूएई में आता है और एक सर्टेन लेवल से पैसे बनाना शुरू करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये काम कर सकता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी नहीं, फ़ौरन नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद एक लेवल ज़रूर आएगा कि वो पैसिव इनकम से अपनी कुछ ना कुछ इनकम्स को सपोर्ट करना शुरू कर दे, जिसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अपने यूटिलिटी बिल्स को पहले टारगेट कर सकते हैं, अपने पाकिस्तान के खर्चों को पहले टारगेट कर सकते हैं, या इंडिया के खर्चों को पहले टारगेट कर सकते हैं कि आपने सोचा हुआ है कि आपको 1 लाख रुपए पाकिस्तान भेजने हैं, तो ये जो 1 लाख रुपए हैं ये किसी ना किसी तरह से मेरी पैसिव इनकम से जनरेट हो, मुझे यहाँ से पैसे ना भेजने पड़े। इसी तरह से और बहुत सारे आप गेमिफाई कर सकते हैं अपनी सिस्टम को। तो अगर गेमिफाई करेंगे तो उसके अंदर आपको आई एम श्योर कि उसके अंदर आपको मज़ा भी आएगा, और आपको इंडिपेंडेंस भी फील होगी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उसके नेट के अंदर आप आ जाएंगे। इसी तरह से मैंने अभी रिसेंटली देखा अपने एक दोस्त को, जो कि अपना उन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया था, उन्होंने प्लॉट लिया हुआ था, फिर उसके अंदर उन्होंने घर स्टार्ट किया। तो वो जो टाइम था जिस टाइम में उन्होंने घर बनाया, ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल के अंदर, वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और ये बात मुझे खुद भी पता है क्योंकि 2013 में मैंने अपना घर बनाया था, और मैंने देखा था, मैं उसमें डेट में चला गया था, और उसके अंदर मुश्किल हो गई थी चीज़ों को मैनेज करना। वो तो ख़ैर मेरा अर्ली टाइम था, जिस टाइम पे मेरे पास बहुत एबिलिटीज़ थी, जो मैं कर रहा था अपना मल्टीपल चीज़ों में, जॉब भी थी मेरे पास, एज भी कम थी। लेकिन जो बंदा लेटर स्टेज पे आके अपना घर बनाना स्टार्ट करता है, तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि अगर आपको घर बनाना है तो पहले से उसको उसका गोल बना लें, और उसके हिसाब से फिर चलें। और घर के अंदर कभी भी अपनी पूरी की पूरी नेटवर्थ नहीं डालें। वो एक डिज़ास्ट्रस आई थिंक कि, और ये किसी भी स्टेज पर हो सकता है लाइफ में, अगर आप इवन 25 के हैं, इवन 40 के हैं, 50 के हैं, जब भी घर बना रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि लोगों को अपनी पूरी की पूरी नेटवर्थ उस घर के अंदर टाई अप कर देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही है, ये पूरी दुनिया में एक माइंडसेट है जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आप घर बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो आपकी ना सिर्फ घर बना रहे होते हैं, कोई भी फाइनेंशियल गोल होता है, इवन एक एज स्मॉल एज बाइंग अ फ़ोन, इस जैसा भी कोई गोल होता है, या लेट्स से बाइंग अ कार, बाइंग अ होम, लेट्स से कोई मेजर ट्रैवलिंग है, उस हर चीज़ के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। और प्लानिंग के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप ज़रूर अपना अब प्लानिंग के अंदर लेकर आएँ। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने घर बनाना है और उस घर के अंदर आपको कुछ एक्सपेंस आ रहे हैं, तो आप ये सोचें कि यार चलो, मेरी इनकम पूरी की पूरी घर में जा रही होगी, जिस जिस ड्यूरेशन में, लेट्स से 1.5 ईयर्स, जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी पूरी की पूरी इनकम उसमें जा रही थी। लेकिन अगर उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती, उसके रिटर्न्स आ रहे होते, और पहले वो उसको री इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब इस पूरे साल के अंदर वो शायद उन रिटर्न्स को यूज़ करना शुरू कर दें। तो अगर उन रिटर्न्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि कुछ आपके पास हेडरूम मौजूद है। सारे के सारे इनकम उस घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं जा रही है। और इसी तरह से बहुत सारी और एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स करना, नहीं करना, मेरे ख़्याल से बहुत डिससर्विस है, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करके उनको प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, डाइवर्सिफ़ाइड रखते हैं, तो मेरे ख़्याल से आप अपने लिए भी बेहतरी कर रहे हैं, और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपको हर वक़्त टेंशन नहीं होती। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो अपनी जॉब में रहते हुए सिर्फ़ पैसों के लिए टेंस रहते हैं। तो अपनी लाइफ को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करें। ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे नहीं मसला कि 6 महीने तक मुझे मेरे पास इमरजेंसी फ़ंड मौजूद है। साल के लिए मेरे पास, ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि साल के लिए इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ये जब आप पूरा सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स का, सेविंग्स का, इमरजेंसी फ़ंड का, कैश फ्लो का, कि पॉजिटिव कैश फ्लो आना चाहिए मल्टीपल जगहों से, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम का, तो इवेंचुअली, अभी फ़ौरन नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर आपको एम्पावरमेंट फ़ील होगी, और ये जब जब एम्पावरमेंट आएगी तो ये आपके कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट भी होगी। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि किसी स्कैम में ना फँसें। स्कैम के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिए, कैसे प्रॉफ़िट्स ज़्यादा दिखा के लोगों को स्कैम किया जाता है। और इसी तरह से मनी के ऊपर हमने एक पॉडकास्ट की थी मुज़म्मिल के साथ, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।